नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विदाउट बर्डन पे। अब तक जो हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, आगे आज MCQ करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 का पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हमें चर्चा करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से जिसने सूर्य के तल से निसृत ज्वारीय फिलामेंट से हमारे सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति मानी है। तो फिलामेंट से किसने मानी है? फिलामेंट से उत्पत्ति है वो किसने मानी है? तो जेम्स जीन ने मानी है। किसने मानी है? जेम्स जीन ने मानी है। यानी फिलामेंट से सौर मंडल की उत्पत्ति को किसने स्पष्ट किया है? तो जेम्स जीन ने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो सिंपल सी बात है, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? स्वेस, आगे क्या लिखा है? यानी इसमें मैच करना है, यानी कि एक मैच करता है, बाकी मैच नहीं करते हैं। अब कौन सा मैच करता है? तो सिंपल सी बात है, पहला ही क्या लिख रखा है? स्वेस के आगे सीमा लिख रखा है। यानी स्वेस ने सीमा शब्द का प्रयोग किया था क्या? तो स्वेस ने सीमा शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? स्वेस ने क्या बताया था? तो स्वेस ने है वो पृथ्वी की 3 परतें बताई है। अब कौन कौन सी बताई है? तो पहली है सियाल, पहली का नाम क्या था? सियाल, दूसरी का नाम है सीमा और तीसरी का नाम नीफे। तो कितनी परतें बताई है? 3 परतें बताई है। सियाल, सीमा, नीफे किसने बताई है? स्वेस ने बताई है। अब इसके बारे में आ सकता है सियाल किससे बनी है? तो सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। फिर सीमा किससे बनी है? तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। और नीफे किससे बनी है? तो निकल और थेरियम से बनी है। बाकी है इसमें देखिए डोली है, जेफ्रीज है और डेफ्रीज है। तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे, क्योंकि सियाल, सीमा, नीफे तीनों शब्द ही किसने बता दिए हैं? तो स्वेस ने बता दिए हैं। इसके कारण ये मैच नहीं कर रहे। और डेफ्रीज है, इसका ये अधस्तर नहीं है। अधस्तर किसका है? तो होम्स का है। यानी अधस्तर के बारे में, यानी कि पृथ्वी की 2 परतें बताई है। किसने बताई है? होम्स ने। एक तो क्रस्ट बताई है और दूसरी क्या बताई है? अधस्तर, जिसे बोलते हैं सब ट्रेटम। यानी कि होम्स की जो सिद्धांत है उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना होम्स ने कितनी मानी है? आंतरिक संरचना में कितनी परतें मानी है? तो कितनी परतें मानी है? 2 परतें मानी है। कौन कौन सी? एक तो क्रस्ट, किसके अनुसार? होम्स के अनुसार। यानी होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें बताई है? 2 ही परतें बताई है। पहली का नाम क्या है? तो पहली का नाम क्या मान लिया? क्रस्ट मान लिया। और दूसरी का नाम क्या मान लिया? अधस्तर मान लिया। क्या मान लिया? अधस्तर मान लिया। और अधस्तर को क्या कहते हैं? सबट्रेटम कहते हैं। सबट्रेटम भी आ सकता है। अब सबट्रेटम या अधस्तर है वो ऊपरी भाग से पिंगली व्यवस्था में है। और ये किससे बनी है? तो सियाल और प्लस में ऊपरी सीमा, यानी आधी सीमा, और बाकी कौन सी? सियाल तो पूरी और बाकी आधी सीमा से मिलकर बनी हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बताना है। ज्वारीय परिकल्पना के बारे में क्या खास बात है? तो ज्वारीय परिकल्पना पहला नंबर क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको देखना भी कौन कौन से सही है। ठीक है, तो पहला क्या है? यह एक एकात्मिक परिकल्पना है। यह एक एकात्मिक मतलब ये कहां पे ले जाने का प्रयास कर रहा है? एक तारे से उत्पत्ति स्पष्ट करने वाला सिद्धांत है क्या? तो ये नहीं है। यानी कि यह एक एकात्मिक परिकल्पना है। एकात्मिक का मतलब है एकात्मक, यह और द्वित्व 2 प्रकार के हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। तो उस प्रकार से यानी कि एक तारे से उत्पत्ति नहीं मानता है। ठीक है, कितने तारों से मानता है? 2 तारों से। जेम्स डीन का सिद्धांत है वो 2 तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। इसलिए ये वाली पहली वाली लाइन है राइट नहीं है। दूसरी है इसके प्रशोस्ता बित्रानी, यानी कि ब्रिटेन के 2 विद्वान है, वो जेम्स जीन है। तो ये ब्रिटेन के थे और जेम्स जीन, ये दूसरी राइट है। तीसरा है यानी कि ये राइट है और पहली वाली क्या है? गलत है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, यह फिलामेंट को सौर मंडल की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी मानते हैं। तो बिल्कुल राइट बात है। यानी 2 तारे थे, एक तो सूर्य था, दूसरा विशालकाय तारा था। वो जैसे ही
सूर्य के पास में आता है तो सूर्य में एक ज्वार उत्पन्न होता है और एक फिलामेंट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी एक बहुत बड़ा है वो फिलामेंट बाहर निकल जाता है और उसमें फिर अलग अलग क्या है, शीतल होने से, फिलामेंट के शीतल होने से अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो मध्य में तो बड़े ग्रह बनते हैं और दोनों ओर क्या है, छोटे ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये सिद्धांत किसका था, जेम्स जीन का। तो कौन कौन से सत्य है, 2 और 3 सही है। अब 2 और 3 किस में मिलते हैं, पहले में दिखा है 1 और 2 नहीं है जी, केवल 2 एवं 3 सही है तो ये नहीं है, केवल 1 और 3 सही है तो इसमें तो कोई स्टिक बैठ नहीं रहा। हाँ ये वाला 2 और 3 सही है, उत्तर क्या हो जाएगा बी। तो पहले वाला तो हमने गलत कर दिया क्योंकि क्या है, एकात्मिक नहीं है, क्या है, द्वैतवादी सिद्धांत है, 2 तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न है, आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। फिर आगे चलते हैं, गुटेनबर्ग असमर्थता विलग करती है। सिंपल सी बात यह है कि इसके लिए एक दवाई है, कौन सी दवाई है, ये दवाई है जी कुमारे गुल। कौन सा गुल, कुमारे गुल। अब ये जो सूत्र है इसके माध्यम से आप इनको ज्ञात कर सकते हो। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें 3 परतें हैं। अब कौन कौन सी है, अभिनव मत के अनुसार, कौन से मत के अनुसार बात कर रहे हैं, अभिनव मत के अनुसार। अब अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं जी, 3 परतें हैं। अब कौन कौन सी है, तो क्रस्ट है, दूसरी मेंटिल है और तीसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है जी, तीसरी कोर या क्रोड। ठीक है, अब तीसरी, अब तीनों के मध्य में क्या पाई जाती है, अलग अलग संक्रमण परत पाई जाती है। मान लो कौन कौन सी परतें हैं, जैसे ये क्रस्ट है, ऊपरी ऊपरी वाली कौन सी है, क्रस्ट है, दूसरी का नाम क्या है, मेंटिल है, दूसरी का नाम क्या है, मेंटिल है, और तीसरी का नाम क्या है, तो कोर या क्रोड कहते हैं, ये है तीसरी, क्या है, कोर या फिर क्रोड है। अब देखिए पहले तो आप ज्यादा अगर गहराई में ना समझ पाए, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आने वाला है, इस सूत्र से प्रश्न आना तय है, ये लिख लो से, आज प्रश्न आएगा, हो सकता 2 आ जाए, एक तो आना ही आना है, इस सूत्र से एक प्रश्न तो आना क्या है, कंफर्म है। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतें हो गई है, 3 परतें हो गई। ठीक है, अब इन सब के मध्य क्या पाई जाती है, संक्रमण परत पाई जाती है जो अलग करती है। मान लो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट को कोई ना कोई तो ऐसी परत होगी जो अलग करती है इसको, यानी एक भाग जहां पे ऐसा आता है वहां पे उसकी परत है वो अलग होती है। तो अलग करने वाली परत को क्या कहते हैं, असमर्थता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, असमर्थता। यानी ये क्या करती है, अलग करती है 2 परतों को। ठीक है, अब देखिए कितनी असमर्थता होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, अब 2 याद रखनी है। तो अब ये जो परतें हैं, 1 नंबर क्रस्ट, दूसरी मेंटिल और तीसरी कौन सी, कोर। अब ये भी क्या है, इसके भी 2 पार्ट हैं, इसके भी कितने पार्ट हैं, 2, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, इसके भी कितने पार्ट हैं, 2 है, ऊपरी मेंटिल निचली मेंटिल। तो प्रत्येक के कितने कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, इसलिए ये क्या है, थोड़ी उलझा देती है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें उलझ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पहले तो ये आगे वाले पार्ट है उसके बाद में चर्चा करते हैं, पहले ये समझिए। ठीक है, अब यहां से समझ जाओगे तो टोटल चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए यहां तक, अब यहां तक बात कर रहे हैं अपने, 2 याद करो आप, 2 को पक्का याद कर लो, हो सकता है 2 में से ही प्रश्न आ जाए। ठीक है, अब 2 में से याद करें तो कुल टोटल कितनी असमर्थता है, 5 असमर्थताएं हैं। कितनी है, यानी असमर्थता कितनी है, टोटल है 5 है। कितने अक्षर रखे हुए हैं, 5 हैं, यही उनके नाम है। नाम आपको मिल जाएंगे, जैसे इसमें लिख रखा है गुटेन असमर्थता, नाम तो यहाँ पे मिल गया। तो गया कट पड़े हुए, गया कट पड़े हुए, और कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। ठीक है, तो पहली असमर्थता कट है तो आ 2 लांगे बीच में है, 1 नंबर तो 8 है। ठीक है, अब एंगा भी 2 पार्ट बताया था, कौन कौन से, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल। अब दूसरी असमर्थता कट है तो आ रही 2 अंग मुख्या में बीच में है, आ दूसरी। ठीक है, 2 अंग मुख्या में बीच में है, कौन सी, दूसरी। अब तीसरी है बाट है, फिर चौथी कटा होगी 2 अंग मुख्या में बीच में, यानी कि जो सम अक्षर है वो मुख्य प्लेटों के क्या है, परतों के क्या है,
बीच में है। तो इसमें सम अक्षर कौन सा है? एक तो दूसरा है और कौन सा है? पांचवा है। अब दूसरा और पांचवा है वो कहां पे पाया जाता है? तो मुख्य परतों के बीच में। यानी मोहरोविकिक असहसमता और गुटेनबर्ग असहसमता कहां पे है? तो मुख्य परतों के बीच में है। अब यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या पाई जाएगी? पहले 2 नंबर पे सम संख्या में। तो कौन सा है? मोहरोविकिक असहसमता है, कहां पे मिलेगी? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ये प्रश्न हो सकता है। या फिर क्या मिलने वाला है? यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। देख लो उत्तर कौन सा है? गुटेनबर्ग पूछा क्या? आ गया ये तो गुटेनबर्ग पूछा है। तो 4 नंबर इसके बीच में हो गई है और 5 नंबर किसके बीच में होने वाली है? तो ये 2 भागों में है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, या फिर ऊपरी कोर और निचला कोर। ये भी 2 है, यानी प्रत्येक है वो 2 है, ऊपरी निचली ऊपरी निचली ऊपरी निचली, यही है। फिर और कोई मोटी बात है नहीं। तो 5 नंबर कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। क्या पूछा है? कितना नंबर देखना है? कितना नंबर देखना है? ये तो 2 नंबर है जी, और ये कितना नंबर है? 4 नंबर है। पूछो कितना नंबर है? गुटेनबर्ग असमता। गै पूछे, कुमार गुलमुखे पूछे, गै पूछे। अब गै पूछे तो कहां पे है? आपको पता ही है, मुख्य परतों के बीच में है। ठीक है, और मुख्य परतों के बीच में सम संख्या में अक्षर बड़ा है, तो यानी नीचे वाली मुख्य परत के बीच में है। तो कहां पे है? मेंटिल और कोर के बीच में है। तो क्या मिल जाएगा? निचली मेंटिल और बाह्य कोर। देखो प्रश्न में कहां पे है? निचली मेंटिल और बाह्य कोर। ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या इस प्रकार का प्रश्न आ ही आएगा, निश्चित है। और ये आपको तरीका बता दिया, इससे आसान कोई तरीका नहीं है इनको याद रखने का। यानी सम संख्या में जो अक्षर हैं वो किसमें है? मुख्य परतों के बीच में है। ये सूत्र याद रखना है, कुमार गुल। ठीक है, अब कुमार गुल सूत्र के अंदर है, जो सम संख्या में दिए हुए हैं वो मुख्य परतों के क्या है? बीच में है। बाकी विषम वाले क्या पे हैं? इनके बीच में है। ये देखिए जी, यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में क्या है? कुमार गुल ऐसे समझता है, या कोनार्ड ऐसे समझता है। फिर ये मेंटिल है, और मेंटिल में ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल, इसके मतलब विषम संख्या है। तो 3 नंबर अक्षर देखो क्या है? रे है। रे से कौन सी? रेपिटी ऐसे समझता। फिर इसके अंदर ये कोर है, लास्ट वाली तो आपको ले है, ले से लेह मने ऐसे समझता। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आइए, ये क्या दे रखा है? ये सूत्र है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। ये देखिए जी, ये सूत्र है। ठीक है, अब पहला क्या है? कुमार गुल तो सूत्र हो गया। पहला क्या है? कु अक्षर है। ठीक है, अब ये 2 परतें हैं। मान लो ये क्रस्ट है, क्रस्ट के कितने भाग है? 2 है। एक तो ऊपरी क्रस्ट है, दूसरी कौन सी है? निचली क्रस्ट है। ठीक है, अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है, यानी क्रस्ट के, यानी क्रस्ट क्रस्ट परत के बीच में कौन सी पाई जाती है? तो पहले वाला अक्षर पाया जाता है। कौन सा? ये वाला। इसका मतलब क्या है? कु से कोनार्ड असमता। याद रह जाएगा, ये सूत्र याद रखना है ओनली, कोनार्ड असमता। बाद में देखिए मैंने बताया, यानी कि सम अक्षर आ गया है 2 नंबर। अब 2 नंबर ये सम अक्षर आ गया है, तो 2 नंबर सम अक्षर कहां पे है? यानी सम जहां पे भी अक्षर आए तो मुख्य परत के बीच में है, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में। प्रश्न सीधा भी आ सकता है, यानी कि मोहरोविकिक असमता पाई जाती है, प्रश्न में मिल जाएगा क्रस्ट और मेंटल के बीच में, वो भी राइट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाता है, हर बार प्रश्न आता है थोड़ा गहराई में जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मोहरोविकिक का? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य है। ठीक है, फिर आगे वाला बात करें, मोहरोविकिक हो गया है। अब रेपिटी, अब रेपिटी कहां है? तो सम अक्षर है क्या विषम है? विषम अक्षर है, तो यानी कि 3 नंबर अक्षर है। अब 3 नंबर है तो कहां पे पाया जाएगा? किसी के बीच में पाया जाएगा। मेंटिल है तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में क्या पाई जाती है? रेपिटी असमता पाई जाती है। आगे बात करें, यानी कि 2 मुख्य परतें आ गई, इनके बीच में है, तो कौन सा अक्षर? 4 नंबर आएगा इसमें। 4 नंबर अक्षर कौन सा है? ग है। ग से गुटेनबर्ग असमता पाई जाएगी 4 नंबर के ऊपर। ठीक है, बाद में कौन सी बच गया है? ले बच गया है, तो लेहमन असमता इनके बीच में पाई जाएगी, यानी ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य। समझ में आई ये चीजें? देखिए सिंपल सी बात है, 3 ही परतें हैं। कितनी परतें हैं पृथ्वी की? 3 है। अब ये 3 कितनी होगी? 6 होगी। 3 ने कितनी बना दी? 6 बना दी। अब क्या बना दी? एन ऊपरी और निचली दोवां बांट दियो। तो पहलो कह रो है कोनार्ड असमता दोवां बीच में। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता है तो सिंपल सी बात है भैया, ए गुलाबी कलर आ रहा नहीं, ए याद कर लियो। मोहरोविकिक असमता के बीच में है तो निचली क्रस्ट है ऊपरी मेंटल के बीच में, प्रश्न तैयार मिले हो। ठीक है,
और गुटेनबर्ग ऐसे समता के बीच में है, तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य पाई जाती है। ऊपरी कोर को क्या बोल देते हैं, तो बाह्य कोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो इसी सूत्र पे टिकी हुई है। ठीक है, किस पे टिकी हुई है, इस सूत्र पे टिकी हुई है। सूत्र का नाम क्या है, कुमार गुल है। तो कुमार गुल से पहली ऐसे में सहसमता कौन सी है, कोनार्ड सहसमता है। दूसरी मोरोविकी से सहसमता है। यानी सभी के नंबर लगा देता हूं मैं। क्या आ गया रे, हाँ? तो पहली इसके नंबर ही लगा देता हूं सबके। तो पहली ये कोनार्ड स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी ये है मोरोविकी कैसे समझता। तीसरी कौन सी है, तो रेपिटी ऐसे समझता। और चौथी कौन सी है, तो गुटेनबर्ग ऐसे समझता। और पांचवी कौन सी है, तो लेहमन ऐसे समझता। याद कौन सी रखनी है, ज्यादा याद नहीं रहता है, तो गुलाबी दिखे नहीं, पिंक कलर हरी, वह याद कर लियो। ठीक है, ये दो याद कर लेना, मोरोविकी के और गुटेनबर्ग ऐसे। चलो प्रश्नों पे चलते हैं। कितने हो गए थे, 4 हो गए थे। क्या नंबर हो गया ना, तो निचली मेंटल और बाया कोर के मध्य ये हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे प्रश्न आना तय है भाई, ये जो सूत्र है इससे प्रश्न आएगा। आज आप लिख लो, चाहे प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो भाई 2-3 बार देखो क्या चीज, रट्टे मारना है। और उस टाइम क्या करना है, पेपर में ये सूत्र आपको लिख लेना है। पेपर में क्या कर लोगे, कुमार गुल लिख लोगे। कुमार गुल क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब लिख लेने के बाद में आपको पता है ओ कट है, कृष्ट कष्ट के मध्य है, ऊपरी और निचली के मध्य है। अब वो तीसरा कट है तो कृष्ट कष्ट के मध्य है, और लास्ट वाला कट है तो कृष्ट कष्ट के मध्य, सॉरी ये कोर कोर के मध्य है, ये मेटल मेटल के मध्य है। ठीक है, अब ये 2 अक्षर है ना, ये पक्के याद कर लो। प्रश्न इनसे आपको ज्यादा गहराई में नहीं ले जाएंगे। कहां से आएगा, ये और ये, यानी मोरोविकी पूछेगा या गुटेनबर्ग पूछेगा, रट्टा मारो क्या भी कर लो, प्रश्न आना तय है। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान पाया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, आयतन और द्रव्यमान कहां पे पाया जाएगा, तो मेंटल में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, यानी कि जो केंद्रीय भाग है वो तो क्या है, थोड़ा छोटा है, और बीच वाली परत कोनी की मेंटल। ठीक है, बेंगो व्यास के ज्यादा है कि तो 6880 बताओ कि तो 6880 किलोमीटर है। इसके कारण पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान कहां पे पाया जाता है, तो मेंटल में। अगर पूछ ले आपसे चट्टानों के अंदर कहां पे पाया जाता है, तो कौन सी चट्टान है, अवसादी। कौन सी, अवसादी चट्टानों के अंदर। आगे कोर में प्रवाहित हो सकती है। अब कोर में प्रवाहित हो सकती है तो सिंपल सी बात है, कौन सी लहरें, पी लहरें हैं, सब जगह जा सकती है। ठीक है, अब कहां से कहां नहीं जा सकती, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है ये, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या पूछने जा रहा है। देखिए ये पी लहरें यानी भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहली है पी मतलब प्राथमिक तरंग, और एस मतलब है सेकेंडरी वेव से, और एल मतलब है धरातलीय तरंग या फिर लव वेव से इनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पी तरंगे हैं, सबसे तेज गति से चलती है, सबसे पहले पृथ्वी पे पहुंचती है, और ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। और क्या खास बात है इनकी, ये सबसे कम विनाशकारी होती है। अब अस तरंगे हैं वो तरल भाग में लुप्त हो जाती है, बाकी सारी जगह चाल है। ठीक है, खास बात ये है कि तरल भाग जहीं पे आ गया वहां पे क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है। लेकिन इनकी गति क्या होती है, पी से कम होती है। अल तरंगे हैं वो बहुत ही मंद गति से चलती है, लेकिन विनाशकारी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और धरातल का एक चक्कर लगाने के बाद प्रकट होती है, और सबसे बाद में प्रकट होती है, इसलिए तृतीयक तरंग भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं पी लहरों की जी। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें, मान लो ये पृथ्वी है, अब इसकी जो बाह्य परत है वो 100 किलोमीटर मोटी, जिसको बोलते हैं सतल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब स्थल मंडल या लिथोस्फीयर है, वहां पे 100 किलोमीटर की गहराई पे
पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तरल अवस्था में। कैसी है, यहाँ पे पिंगली भी चट्टाने हैं, 100 किलोमीटर की गहराई पर क्या है, तरल अवस्था में है, यानी चट्टाने क्या है, पिंगली भी अवस्था में है। तो एस तरंग तो क्या हो जाएगी रे, एस तरंग का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगी इस तरंग। क्यों, क्योंकि तरल भाग में ये नहीं चलती है। अब ये तरंग की बात करें तो एल तरंग है, तो ये तो धरातल के अंदर ही चलती है भाई। धरातल का एक चक्कर लगाने के बाद क्या होती है, प्रकट होती है, तो इसलिए इसे धरातलीय तरंग कहते हैं। तो ये भी नहीं चलने वाली है, ये दोनों नहीं चलने वाली है, बचकी कौन सी है, तो पी तरंग है, वो पृथ्वी के केंद्र से केंद्र तक जा सकती है। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, मान लो पी तरंग यहां से जा रही है, तो वो क्या है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। अब केंद्र से होकर गुजरेगी, लेकिन क्या है, केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। अब केंद्र से होकर जाएगी, लेकिन 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य ये भी नहीं चलती है। समझ में आई बात, यानी कि ये केंद्र से होकर तो गुजरती है। आप ऐसा चित्र देख लोगे, चित्र मिल जाएगा आपको, यानी कौन सी तरंगे है, ये पी तरंगों के बारे में बात है। एस तरंगे तो तरल भाग आते ही 100 किलोमीटर से गहराई में, जैसे ही तरल भाग आएगा, दुर्बलता मंडल आएगा, वहां पे आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अल तरंगे है, ये अंदर जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि धरातली भाग में गमन करती है, ठीक है। अब जाएगी कौन सी, पी तरंग जाएगी। अब पी तरंग कान तक नहीं जाती, तो 105 से लेके 145 डिग्री तक के कोण पे पी तरंगे भी गति नहीं करती, इसलिए यह क्या कहलाता है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। पी तरंगों का क्या कहलाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई बात है, यानी कि कोर में प्रवाहित हो सकती है, तो कौन सी तरंग हो सकती है, पी तरंगे हो सकती है। क्योंकि एस तरंग तो तरल भाग में लुप्त हो जाती है, ये धरातलीय भाग में चलती है, इसके कारण कौन सा उत्तर हो गया, पी तरंग हो गया। याद हो गया है, आगे चलते हैं। वांडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की, वांडर ग्रांट का आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसके अनुसार कितने हैं, तो 4 है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्राकृतिक साधन है। अब प्राकृतिक को आपको पता ही है, प्राकृतिक कौन से, ज्वालामुखी भूकंप 2 है, ज्वालामुखी और भूकंप यहाँ पे मिलेगा, यानी घनत्व है, दबाव है और तापक्रम है। ये तो कौन से है, अप्राकृतिक है, यानी घनत्व, दबाव और तापक्रम तो क्या है, अप्राकृतिक है। बच गया क्या जी, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी और भूकंप कैसे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और वैसे किस में आते हैं, कौन से बल में आते हैं, तो आकस्मिक बल में आते हैं, अचानक प्रकट होते हैं, पता नहीं चलता कब ज्वालामुखी आने वाला है और कब भूकंप आने वाला है। आगे क्रस्ट में सम्मिलित है, अभी बताया है क्रस्ट में क्या सम्मिलित है, क्रस्ट में क्या सम्मिलित है, तो एक तो सियाल पूरी है, यानी कि क्या पूछा है, सियाल, सीमा, निफे, सियाल और ऊपरी सीमा। देखिए अभी बताया था ना पीछे, यानी कि स्वेस के अनुसार तो कितनी परतें हैं, 2 परतें। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, स्वेस के अनुसार कितनी परतें हैं, स्वेस के अनुसार 3 परतें हैं, वो अलग है। और होम्स के अनुसार 2 परतें हैं, वो अलग है, ठीक है। अब इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब ये देखिए क्या चीजें क्या है, अब चीजें क्या है इसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। तो क्रस्ट में सम्मिलित है, ठीक है। अब बात करें अपने, एक तो है स्वेस, कौन सा है, स्वेस। अब स्वेस ने पृथ्वी की परतें कितनी बताई है, आपको पता है कौन कौन सी है। एक तो सियाल है, जिसमें क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। दूसरी परत का नाम क्या है, तो सीमा है। अब सीमा से क्या बने हुए हैं, ये प्रश्न आ सकता है, तो महासागरीय तल्ली बनी हुई है, सियाल से महाद्वीप बने हुए हैं, ठीक है। अब सियाल यानी कि सियाल सीमा पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, ये बातें पीछे आ चुकी है। अब 3 नंबर कौन सी है, तो निफे है, ये निकल और फेरियम से बनी है, ठीक है। ये तो किसके अनुसार है, स्वेस के अनुसार है। एक है अभिनव मत, कौन सा, अभिनव मत। अब ये क्या है जी, अभिनव मत क्या है, अभिनव मत का मतलब क्या है, अभिनव मत है विभिन्न विद्वानों के निष्कर्ष से बना सिद्धांत, क्या कहलाता है जी, अभिनव मत कहलाता है। और सबने क्या माना, इसको प्रमाणित माना है, इसलिए ये ज्यादा फेमस है। ये क्या हो गया जी, ज्यादा फेमस हो गया है। सबने बढ़िया बताया भाई, क्या बताया है, सबने अच्छा बताया। अब इसमें कितनी परतें बताई गई है, तो 3 है। अब कौन कौन सी है, तो पहली है जी
क्रस्ट है, दूसरी का नाम क्या है जी, दूसरी का मेंटिल है, दूसरी का नाम क्या है, मेंटिल है। अब इसका नाम क्या मिल सकता है, ध्यान रखें, तो क्या प्रागवाट या प्रागवार, ये शब्द मिल सकता है, ध्यान रखें। ये इसका मतलब भी क्या है, मेंटिल की बात हो रही है। क्रस्ट का नाम क्या मिल सकता है, तो परपटी मिल सकता है, ठीक है। अब 3 नंबर पे कौन सी है, तो 3 नंबर पे कोर है, कौन सी है, कोर है। इसका क्या नाम मिल सकता है, तो क्रोडे मिल सकता है, क्या मिल सकता है, क्रोडे मिल सकता है। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ये तो अभिनवत के अनुसार पढ़ते हैं और ये किसके अनुसार थी, स्वेस के अनुसार। अब होम्स के अनुसार बात करें, होम्स के अनुसार कितनी परतें हैं, तो होम्स के अनुसार कितनी है जी, 2 परतें हैं। किसके अनुसार है, होम्स के अनुसार। अब ये भी बहुत तकड़ा विद्वान हुआ अभी होम्स से, क्योंकि इसका भी आपके पाठ्यक्रम में सिद्धांत है एक, जिसका नाम क्या है, तो होम्स का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है, ठीक है। इसके अनुसार कितनी है, तो 2 है। अब पहली तो आई नाम रख दियो, ये रख दियो, क्रस्ट को क्रस्ट रख दियो, तो पहली कौन सी है, क्रस्ट है, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है, तो दूसरी अधस्तर है, दूसरी कौन सी है, अधस्तर है। अब अधस्तर को मतलब क्या है, तो अधस्तर को मतलब है सबट्रेटम। क्या नाम होता है, सबट्रेटम, सबट्रेटम। अब सबट्रेटम या फिर अधस्तर कुछ भी मिल सकता है आपको, सबट्रेटम, ठीक है। सबट्रेटम बोल दे या अधस्तर बोल दे, तो बच्चे 3 है प्रमुखतः, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, स्वेस के अनुसार, फिर दूसरा अभिनवमत के अनुसार, और तीसरा कौन सा है, होम्स के अनुसार। अब इनमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, यानी सियाल, सीमा और निफे, ये तो किसने बताई है, स्वेस ने बताई है। अब क्रस्ट के बारे में पूछ ले, क्रस्ट में शामिल है, किसकी क्रस्ट में पूछ रहा है, तो इस वाले की क्रस्ट में पूछ रहा है कि अण के हो क्रस्ट के बारे में, तो अण के हो भी, वो बहुत ही क्षण आदमी हो, अण के हो, एक तो क्या पूरी सियाल है बा क्रस्ट है, ठीक है। एक आध की सीमा को निके आ ऊपरली नहीं बा मिल के बनेड़ी है, क्रस्ट में बनेड़ी है, ठीक है। यानी कि स्वेस ने ऊपरी सियाल और निचली सियाल और ऊपरी सीमा और निचली सीमा ऐसे विभाजन नहीं किया था। अब किसने मान लिया है, इस विद्वान ने मान लिया है कि क्रस्ट में क्या चीजें शामिल है, एक तो सियाल शामिल है पूरी की पूरी, और ऊपरी कौन सी सीमा शामिल है, यानी सीमा सारी नहीं आई है क्रस्ट में, बाकी बच गई वो किस में है, तो अधस्तर में। बाकी सारी निफे भी है और निचली यानी सीमा भी है, निचली सीमा भी है और निफे भी है, टोटल है किसमें, अधस्तर में, सबट्रेटम में। और ये कैसी है, तो तरल अवस्था में है और सारी की सारी क्रस्ट इसमें क्या है, तैर रही है। तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है, सियाल सीमा पर क्या है, तैर रही है, ठीक है। लेकिन इस सियाल के साथ है ऊपरी सीमा का भी कुछ भाग है आ जाता है। तो यही बात है। प्रश्न पे चलते हैं, क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर, ये लो प्रश्न क्या है, तो क्रस्ट में सम्मिलित है, तो क्रस्ट में सम्मिलित है तो क्या हो जाएगा, सम्मिलित क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट के अंदर सम्मिलित है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए सियाल प्लस सीमा और सीमा प्लस से निफे, तो यहां पे किस में उत्तर ऐसे दिया हुआ है, यानी कि किसमें ऐसे उत्तर दिया गया है, यानी सियाल पूरी आ जाए और सीमा क्या आ जाए, ऊपरी सीमा आ जाए, तो सियाल प्लस है ऊपरी सीमा किसमें है, तो डी ऑप्शन में है। तो क्या राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। पता चल गया आपको कैसे होने वाला है, क्योंकि जो होम्स का सिद्धांत था, किसका सिद्धांत है, होम्स का सिद्धांत है या होम्स का कथन है, उसके अनुसार क्रस्ट में कौन कौन सी शामिल है, तो पूरी तो सियाल शामिल है और इसकी ऊपरी भाग है वो शामिल है, तो सियाल प्लस क्या है, ऊपरी सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये आपको बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 10 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक प्रमाणित सिद्धांत कौन सा है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पृथ्वी की आंतरिक सिद्धांत के बारे में सबसे प्रमाणित सिद्धांत कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कोई बता रहा है तो वो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। अब भूकंपीय तरंगों द्वारा, ये दे रखा है ना, यहाँ पे मिल सकता है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। सीमा परत में खालिस्तान की प्रधानता है। अब सीमा में किसकी प्रधानता है, सीमा में से यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भूगर्भ में घनत्वों में भिन्नता तल की खोज किसने की। भूगर्भ में घनत्वों में विभिन्नता तल की खोज किसने की, तो जेफ्रे है, होम्स है। देखो घनत्व, भूगर्भ में घनत्वों में भिन्नता तल की खोज किसने की। अब देखो प्रश्न ये थोड़ा ढंग से नहीं है, देखिए सिंपल सी बात ये है, वो किसके बारे में पूछा गया है, जो पी और एस एल 3 तरंगे थी, उसके अलावा कितनी तरंगे और खोजी गई, 2 तरंगे। कौन कौन सी, पी जी और एस जी, ठीक है, और दूसरी पी स्टार और एस स्टार तरंगे, वो किसके आधार पे खोजी गई थी, तो घनत्वों में भिन्नता के आधार पर। तो एक विद्वान था कौन सा, मोरोविकिक। अब मोरोविकिक ने क्या किया था, जो 1909 के अंदर कल्पा घाटी के भूकंप का अध्ययन करके क्या बताया था, पीजी और एसजी तरंगे और होती है। तो वे उस प्रकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए था। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, मोरोविकिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सतह से केंद्र या भूक्रोड की ओर जाने पर पदार्थों का भार क्या होता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, अनिश्चित रहता है। यानी पृथ्वी की सतह से किधर जा रहे हैं, केंद्र की ओर। मान लो ऊपर से कहां से जा रहे हैं, नीचे की ओर जाएंगे, तो ऊपर की ओर चट्टानों का क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। तो क्या होगा इसमें, बढ़ता है, क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्या हो गया, घटता पर गुड लगा दिया, बढ़ता है, बढ़ता है, देख लो सी नंबर हो जाएगा, बढ़ता है, बढ़ता है। अरे सब चीजें बढ़ती है, केंद्र में गहराई में जाए प्रश्न आ जाए, क्या चीज गहराई में जाने पर होता है, सारी चीजें क्या है, बढ़ती है। दबाव भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है, ठीक है, भार भी बढ़ता है, पदार्थ है उसके कण पास पास में आ जाएंगे तो भार भी बढ़ेगा, सब चीजें क्या होगी, बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये आपको वैसे सिंपल सी बात है, कोई विशेष अलग अलग याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें क्या है, गहराई में जाने पर बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हो गया है, बढ़ता है, तो सब चीज बढ़ती है। ऐसे पूछ लेना, पृथ्वी की गहराई में जाने पर बढ़ता है, तो सारी चीज क्या है, बढ़ती है। तापमान बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। ठीक है, सारी चीजें क्या है, बढ़ती है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है तो कितना, अभी 5.5 है। अरे कितना दे रखा है, हाँ ये गलत है, 5.5 दे रखा है। ठीक है, तो 5.5 देखा है, 5.52 है, कितना है, 5.52। ये क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। लेकिन ऊपरी भाग का कितना है, तो 2.6 लेगी 3.0 तक है। कितना है, 2.6 से 3.0 है। अगर केंद्र का पूछ ले तो कितना है, तो 11 घन सेमी से 13 घन सेमी क्यूब है, अलग अलग है। ठीक है, अगर इसमें भी पूछ ले, जो सुविंदर सिंह की बुक में दिया हुआ है वो डाटा पूछ ले, तो इसका क्या हो जाएगा, 5.517, ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आ सकता है। समझ में आ गई, औसत कितना है, 5.5 है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में खालिस्तान मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। तो आपको बता दिया 32 से मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ये बढ़ने की जो दर है कब तक है, चलती है, तो 8 किलोमीटर तक ये क्वेश्चन आ सकता है। 8 किलोमीटर तक क्या रहती है, प्रभावी रहती है, और उसके बाद में ये तापमान बढ़ने की दर है वो घट जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन व और द्रव्यमान पाया जाता है। तो ये बताई दिया आपको, किसमें, मेंटल में। या फिर चट्टानों के बारे में पूछे तो कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझता आ गई भाई, वही क्वेश्चन आ गया है, कौन सा, ऐसे समझता। तो निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। सिंपल सी वो सूत्र क्या था भाई, सूत्र क्या था जो आपको बताया था, सूत्र का नाम बोलो, कुमार गुल। कौन सा गुल है, कुमार गुल। अब ये देखो जी, कुमार गुल, ठीक है, कुमार गुल। अब कुमार गुल में ओ माँ तो है नहीं, और ओ गु है, यानी मांगू कौन के, मांगू,
वो मांगू के बीच में है तो मुख्य प्रत्यय के बीच में, ठीक है। अठे तो क्या आ गई है, क्रस्ट आ गई है, फिर क्या आ गया है, वो मांगू आ गया है, ठीक है, माँ आ गया है, फिर क्या आ गई है, मेंटिल आ गई है, ठीक है, और मेंटिल के बाद में क्या आ गया है, वो गु आ गया है, ठीक है, वो आ गया है। अब एंग बाद में क्या आ गई है, तो कोर आ गई है, ठीक है। अब तो काट दिया हुआ, काटो, ठीक है। पहला कौन सा है, गुटेनबर्ग ऐसे समझता, गुटेनबर्ग कट्ठा है भाई आ रही, ठीक है, क्या बीच में, मेंटिल और कोर के बीच में। अब मेंटिल, ई मेंटिल के मतलब निचल इसका ये किसके पास में है, तो निचली मेंटिल और बाह्य कोर। अब निचली मेंटिल और बाह्य कोर कहां पे है जी, निचला मेंटिल व बाह्य कोर। पहला क्या है, क्या करना है, पहला राइट है, पहला क्या है, राइट है, क्या करना है, निम्न में सम्मिलित नहीं है तो पहला तो राइट है। देखो दूसरा क्या है, मोहरोविकी का ऐसा समता या मोहो भी बोलते हैं, ठीक है, मोहरोविकी का ऐसे समता किसकी बात हो रही है, इसकी आ रही है, ठीक है। तो ये किसके बीच में, क्रस्ट है, तो क्रस्ट का भी कौन सा भाग है, नीचे वाला, इसके भी दो भाग हैं, तो दो भाग है तो कौन सा वाला, नीचे वाला, यानी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल। देखो भी निचली परपटी और ऊपरी मेंटिल, राइट है, ये भी क्या है, राइट है। आगे देखिए लेहेमन, अब लेहेमन कहां पे है, लेहेमन ऐसे समझा लास्ट आ रहा है बीच में, यानी कि ई कोर कोर के बीच में क्या चीज है, लेहेमन। अब कोर कोर के बीच में क्या है, यानी बाह्य कोर एवं ऊपरी मेंटिल, ये क्या हो गया जी, गलत हो गया, सी क्या हो गया है, गलत हो गया, क्योंकि लेहमन है वो लास्ट के अंदर है। अब लास्ट में कोर है तो दो कोरों के मध्य पाई जाएगी, यानी कि बाह्य कोर, जैसे ये पृथ्वी की संरचना है, इसमें अंदर इंद्र वाली कौन सी है, आंतरिक कोर है, ये सारी क्या है, आंतरिक कोर है। इसके बाद में ये कौन सी है, बाह्य कोर। अब इन दोनों के मध्य में जो है वो कौन सा है, लेहमन है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था, आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य आना चाहिए था। दे के रखा है बाह्य कोर एवं ऊपरी मेंटिल, तो मेंटिल तो आएगा ही नहीं, तो गलत ये हुआ है। तो उत्तर आपका क्या हो गया, ये आंसर राइट हो गया। ये चीजें ध्यान रखनी है, नहीं वालों में एक तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ गोला कर लेना है, ठीक है, यानी कि इसके अंडरलाइन कर लेनी है, कौन सा प्रश्न है, नहीं है। जहां पे भी आप प्रश्न पढ़ते हो, प्रश्न पढ़ने के बाद में कहीं पे नहीं मिल जाए, क्या करना है, सबसे पहले यानी कि अंडरलाइन कर लेनी है। अब अंडरलाइन करने के बाद आपको उल्टा उत्तर देना है, यानी कि बाकी तो क्या है, राइट राइट है, जो रॉन्ग है वो आपका क्या है, आंसर है। अब ये सी वाला क्या है, रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाला क्या है, आपका आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेहमन, क्योंकि ये मैच से नहीं कर रहा। आगे कोनार्ड, ये गलत लिख रखा थोड़ा, कोनार्ड ऐसे समझता, कोनार्ड का तो कौन सा अभी पहली वाली है, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में होनी चाहिए। तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं। परपटी के अंदर सियाल एवं सीमा का विभाजन। अब सियाल एवं सीमा का विभाजन कह दो तो कोई दिखते नहीं है, यानी कि सियाल है उसकी मोटाई कम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, राइट है, क्योंकि इनका मिश्रण दे देते हैं, तीनों जो आपको बताए हैं उनका क्या देते हैं, कई बार मिश्रण देते हैं। इतना ऐसे नहीं आने वाला, आपके ऐसे नहीं आने वाला, ये नेट वगैरह में आता है, बड़े एग्जाम में। जैसे आगे क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन परतों में विभाजित किया है, भाई तीन है, सियाल, सीमा और निप्पे। क्या हो जाएंगे, सियाल, सीमा, निप्पे तीनों हो जाएंगे। और मैंने बताया ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना है जी, कि पप्पू पास हो जाए तो क्या करना है, उपयुक्त सभी करना है। तो बात आ रही है ना, सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो वो देखो, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है, मैं कह रहा हूं प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। क्या प्रश्न है, गुटेनबर्ग ऐसे समता विलग करती है। विलग का मतलब क्या हो गया, अलग करती है। विलग को क्या कहते हैं, अलग कहते हैं, ठीक है। तो अलग करती है, गुटेनबर्ग किन अलग करे, गुटेनबर्ग कौन सी है, तो कुमार गुल, कौन सा, चौथा नंबर। अब चौथा नंबर है तो क्या करेगी, सम और विषम की बात करो तो चौथा नंबर कौन सा है, सम संख्या है, यानी कि नीचे वाली दो के मध्य पाई जाएगी। तो क्रस्ट मेंटिल और कोर के बीच में पाई जाएगी। अब मेंटिल और कोर के बीच में पाई जाएगी तो निचली मेंटिल और कौन सी, बाह्य कोर। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है ना। तो निचली मेंटिल और बाह्य कोर कहां पे है, निचले मेंटिल और बाह्य कोर, ये उत्तर नंबर क्या हो गया जी, सी राइट है। समझ में आ गई बात है। ये प्रश्न आना तय है, फिक्स है, ये प्रश्न आना ही आना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। अब पहला कारण कौन सा है, अध भूपृष्ठ की चट्टानों का औसत घनत्व 3 है। अध भूपृष्ठ की
चट्टानों का, अरे पूरा नहीं लिखा, अध मतलब अध स्तर की बात कर रहे हैं। अब अध स्तर थोड़ा ऊपरी चट्टानों से क्या है, गहराई में है, यानी कि ऊपरी भाग छोड़ दो, सियाल को छोड़ के, तो हो सकता है ये। फिर आगे, अध भूपृष्ठ में भूकंपीय तरंगों की गति में क्रम से ह्रास हो जाता है। अब अध भूस्तर में क्या होता है, यानी सबस्ट्रेटम की बात चल रही है। सबस्ट्रेटम कैसा है, तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में है, देखिए ये भूकंपीय तरंगे जो चलने की गति है वो सबसे ज्यादा तो किसमें होती है, ठोस में, यानी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा किसमें गति से, तेज गति से चलती है, ठोस में। 2 नंबर पे कौन सा है, तरल है, और 3 नंबर पे किसका नंबर आएगा जी, गैस का आएगा। ठीक है, यानी सबसे तेज, जितना कठोर पदार्थ होगा उसमें भूकंपीय तरंगों की गति उतनी ही क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, अध भूपृष्ठ में भूकंपीय तरंगों की गति में क्रम से ह्रास होता है। बिल्कुल बात सही है, ह्रास का मतलब है कमी आ जाती है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, दो ऊपर वाली भी राइट है, ये भी राइट है। पृथ्वी के मेंटल एवं क्रोड के मध्य मोह असमता मिलती है। कौन सी पुतली जी, मोह। और मोह कौन सी है, कुमा, यानी कि मुख्यों के बीच में है। 2 नंबर पे है, सम आया है, तो किस में पाई जाएगी, यानी कि निचली क्रस्ट और किसके बीच में, ऊपरी मेंटल के बीच में। क्या है, पृथ्वी के मेंटल एवं क्रोड के मध्य। अब मेंटल एवं क्रोड के मध्य नहीं है, मेंटल एवं क्रोड के मध्य है कि मोह असमता, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गया जी, रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, समझ में आई है क्या, यानी कि ये क्या पूछा है, मोह असमता पूछा है। और मोह से असमता कुमार गुण लिखी है यहाँ पे, कुमार गुण लिखोगे तो 2 नंबर ही आ रही है। अब 2 नंबर किसके मध्य है, मुख्यों के बीच में है, तो ये क्या दे रखा है, मेंटल एवं क्रोड के मध्य है, तो कौन सी आएगी, 4 नंबर आएगी। यहाँ पे तो 4 नंबर, गुटे नंबर का आनी चाहिए थी, मोह नहीं है, तो ये लाइन क्या है, गलत है। फिर क्या है, पृथ्वी के क्रोड का बाह्य भाग गलित अवस्था में है। अब पृथ्वी के क्रोड का बाह्य भाग गलित अवस्था में है, तो ये राइट है जी। आपको पहले वीडियो में बताया है कितनी जगह पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं आंतरिक वो पिंगली व्यवस्था में है, तो कितनी जगह बताया है, 3 जगह बताया है। कहां पे है, एक तो 100 किलोमीटर की गहराई पे है जहां पे दुर्बलता मंडल है पाया जाता है। दूसरा है 2900 किलोमीटर की गहराई पे जहां पे क्या है, ये मेंटल परत है वो समाप्त होती है उस वाले भाग में। और तीसरा है 5150 किलोमीटर की गहराई पे जहां पे कौन सा, आंतरिक कोर और बाह्य कोर अलग होते हैं, वहां पे भी कैसी अवस्था में है, गलित अवस्था में है। तो 3 भाग है जहां पे पृथ्वी क्या है, गलित अवस्था में है, तो क्या है, ये भी राइट हो जाएगा। तो 1 3 4 कहां पे है, 1 3 4, 1 और 2 दे रखा है, बिल्कुल ये तो सही है। 2 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, तो 3 तो बिल्कुल ही सही नहीं है। पहले तो ये देखिए 3 तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है, 3 को तो बाहर ही कर दो। ठीक है, अब 3 वाला कितने में है, 1 में है, 3 वाला 1 में है, तो ये बाहर हो गया। फिर पहला और दूसरा सही है, तो ये तो राइट बैठ रहा है भाई। फिर 4 नंबर भी सही है, तो इनमें इसमें बातें ज्यादा सही बैठ रही है। पृथ्वी के बाह्य कोर्ड का बाह्य भाग गलित अवस्था में है, ये किसको गलत मान गया जी, 2 नंबर को। अध भूपृष्ठ में भूकंपीय तरंगों की गति में क्रम से ह्रास होता है, तो बिल्कुल ह्रास होता है क्योंकि तरल अवस्था में है। हो सकता है इसके क्वेश्चन में गड़बड़ हो। ठीक है, ये तीनों राइट है, कितने राइट है, तीनों राइट है, यानी कि ये तो सबसे ज्यादा राइट है, क्योंकि ये अधभूस्तर जहां पे आता है वहां पे सबट्रेटम में तो आगे सिद्धांत आएंगे, उस पे बात ये होने वाली है, यानी ऊपरी जो परतें हैं, यानी कि जो पर्वत पठार मैदान सब क्या है, सबट्रेटम में तैर रहे हैं। तो सबट्रेटम तो कैसी है, तरल अवस्था में है। अब तरल अवस्था में है तो वहां पे जहां पे तरल है वहां पे क्या हो जाएगा, भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों राइट है, बीच वाला क्या है, गलत है। यानी उत्तर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा तो इसमें ये ए होता है, या इसमें भी 1 2 और 4 सही है, ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में, अब इसमें बहुत जल्दबाजी में ये बुक निकाली गई है, इसलिए इसमें त्रुटियां है भाई, बहुत त्रुटियां मिली हैं। यानी कि अब देखो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है, सबके लिए नया नया सिस्टम है। ठीक है, तो हड़बड़ाहट में भी किताबें छपी है, इसलिए कुछ त्रुटियां हैं, तो वही काम कर रहे हैं, अपने सुधार कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की सही विशेषता है, यानी कौन सी प्राथमिक भूकंपीय तरंगे कौन सी है, पी तरंगे, यानी कि प्राइमरी वेव्स या अनुदैर्ध्य वेव्स भी बोलते हैं। कौन सी तरंगे,
प्राथमिक भूकंपीय तरंगे, प्राथमिक भूकंपीय तरंगे या पी तरंगे या अनुदैर्ध्य भूकंपीय तरंगे। अब इनके बारे में ये आ जाए, प्रश्न में आ गया भाई, ये अनुदैर्ध्य एवं संपीड़ित तरंग है, बिल्कुल सही है। ये ध्वनि तरंगों क्या है, सही विशेषता क्या पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक भूकंपीय तरंग की सही विशेषता है, तो ये अनुदैर्ध्य एवं संपीड़ित तरंग है। देखिए इसे अनुदैर्ध्य तो कहते हैं, ठीक है। अब ये एक शब्द और जोड़ दिया है, फिर ये ध्वनि तरंगों के तुल्य रूप है, तो ध्वनि तरंगों के समान चलती है, बिल्कुल राइट है। ये ठोस में तीव्र गति से चलती है परंतु द्रव में धीमी गति से चलती है। अरे कौन सो आ गयो, ओ पप्पू आ गयो, कौन आ गयो के, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मैंने पूछा भी इसमें कोई और दे रखा होगा, तो सीधी सी बात ये है सारे सही हैं, ठीक है। यानी कि अनुदैर्ध्य तो कहते हैं इसको, अनुदैर्ध्य इसको कहते हैं, जो पी एस तरंग है उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और अल वेव्स को धरातलीय तरंगे या लव वेव से कहते हैं। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग या फिर कैसी है, संपीड़ित है और ध्वनि तरंगों के समान है, चलती है, और एस तरंग आते हैं तो प्रकाश तरंगों के समान चलती है, और ठोस में तीव्र गति से, आपको अभी बताया ठोस में क्या चलती है, तेज गति से चलती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी जहां पे भी मिल जाए, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो दिमाग लगाइए, वरना टूट पड़ो उपयुक्त सभी पे, ठीक है। तो वही करना है। आगे कथन ए, भूकंप के अधिकेंद्र, अधिकेंद्र को मतलब जानो के जठे पृथ्वी के धरातल पर भूकंप सारों पहला महसूस हुए आने की बात को निके हुए महसूस हुए, वो के हुए अधिकेंद्र। दी जैसे धरातल, जैसे धरातल। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, यानी अधिकेंद्र या भूकंप मूल से प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। फिर अब देखिए कथन ए, भूकंप, पूरा प्रश्न दिख रहा है क्या, पूरा प्रश्न, अच्छा पहले तो ऊपर करते हैं इसको, पूरा प्रश्न दिख जाए ऐसे करते हैं, पूरा प्रश्न यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पढ़िए ढंग से, यानी कि क्या लिखा है, कथन ए, कथन ए में क्या लिखा है, भूकंप के अधिकेंद्र, भूकंप के अधिकेंद्र, भूकंप के अधिकेंद्र की अवस्थिति का आकलन पी एस तरंगों के बीच की समय पश्चता की जानकारी का प्रयोग कर किया जाता है। यानी कि भूकंप के अधिकेंद्र, अधिकेंद्र की बात करी है, किसकी बात कर रहा है, अधिकेंद्र, यानी भूकंप के अधिकेंद्र की अवस्थिति, यानी कि उसका कहां पे है वो, तो भूकंप अवस्थिति का मतलब समझ रहे हो, यानी स्थान कहां पे आया है, ठीक है। तो यानी भूकंप के अधिकेंद्र की अवस्थिति का आकलन पी तथा एस तरंगों के बीच की समय पश्चता की जानकारी का प्रयोग कर किया जाता है। यानी अधिकेंद्र का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी पी और एस तरंगों है उनकी बीच की समय की मतलब कितना गैप है, ठीक है, उसके आधार पर तय किया जाता है। एक कथन तो ये है। फिर आगे देखिए आर क्या लिखा है, पी तरंग के सतह पर टकराने तक अल तरंग शुरू नहीं हो सकती, ठीक है। तो आर का इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो प्रश्न आए उसमें ये कथन होता है और ये क्या होता है, कारण होता है, ठीक है। अब क्या करना होता है, यानी कि अब एक है और प्रश्न आएगा, जैसे देखिए इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है। आपको पहले देखना है दोनों बातें सही है या नहीं है, ठीक है। अब फिर और क्या लिखा रहता है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब मतलब ये इसकी क्या करता है, व्याख्या कर रहा है या नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए दोनों पढ़ ली, अब दोनों पता है आपको राइट है, दोनों अगर पता है आपको दोनों राइट है तो क्या करना है, तो ये तो ही करना है, क्या करना है, तो ही करना है। यानी पहले लास्ट वाली पढ़नी है, लास्ट वाली पढ़नी है, लास्ट वाली पढ़ ली, उसके आगे क्या लगा देना है, तो लगा देना है, क्या लगा देना है, तो। अब तो लगाकर इसको जोड़ो, यानी कि पी तरंग के सतह पर टकराने तक अल तरंग शुरू नहीं हो सकती, तो आगे ऊपर आ जाओ, ये बाद में तो लगा के क्या पढ़ना है, बाद वाला पढ़ना है। अब बाद वाला पढ़ो, तो भूकंप के अधिकेंद्र की अवस्थिति का आकलन पी तथा एस तरंगों के बीच की समय पश्चता की जानकारी को प्रयोग कर किया जाता है। इस प्रकार से पढ़ना है। ये थोड़ा
और घुमा फिरा के प्रश्न दे रखा है, ठीक है। लेकिन राइट व्याख्या सही बैठेगी तो इस तो को आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में क्या पढ़ना होता है, ए वाला कथन पढ़ना होता है। अब ये इसको स्पष्ट कर रहा है इस बात को, तो से आगे जुड़ रही है बात है, तो क्या हो जाएगा, व्याख्या करता है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और आर है वो एक ही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, उसमें इस प्रकार से आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट वाला क्या लिख रहा है, पी तरंग के सतह पर टकराने तक धरातल अल तरंग शुरू नहीं हो सकती। तो अल तरंग तो बिल्कुल शुरू नहीं होती, कौन सी होती है, उससे पहले तो एस तरंग शुरू होती है। एस तरंग के बारे में कहीं पे दिया नहीं गया है। तो ए और आर दोनों सही है, हो सकता दोनों सही हो, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अब देखिए अधिकेंद्र का और ये धरातलीय तरंग का कोई संबंध नहीं है। इसका तो मान लो ये संबंध है, पी और एस का तो मान लो संबंध है, लेकिन इस अधिकेंद्र का यानी कि उसकी अवस्थिति निर्धारण का ये जो एल तरंग है उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये धरातलीय पूरा एक चक्कर लगाने के क्या है, बाद में प्रकट होती है। उससे पहले तो भूकंप आ जाता है, यानी कि पहले भूकंप आ गया है, पी तरंग आने के तुरंत बाद तो भूकंप का पता चल गया भी यहाँ पे क्या आया है, भूकंप आया है। और ये तो बहुत बाद में आने वाली है, यानी भूकंप का झटका आ गया है, उसके बाद लोग बाहर निकल आते हैं, उसके बाद है वो एल तरंगे हैं वो प्रकट होती है। नहीं होता है क्या, आप वीडियो वगैरह में देखोगे, यानी लोग बाहर निकल आए हैं और फिर बहुत तेज गति से कंपन आता है, तो वो कौन सी तरंग आती है, एल तरंग आती है। तो उससे पहले तो हमें पता चल गया है किसका, यानी भूकंप का अधिकेंद्र क्या है। तो P और S इनमें क्या है, समय का गैप कम होता है, और ये पूरा का पूरा धरातल का एक चक्कर लगाने के बाद प्रकट होती है, तो लेट आती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सागरीय खाई के आधार से क्या लिखा है, सागरीय खाई के आधार से लगभग 45 डिग्री के कोण पर स्थलखंड स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात यह है, किसका पूछ रहा है, सागरीय खाई के आधार तल से। अब कितने डिग्री की बात कर रहा है, ये कितना डिग्री की बात हो रही है, लगभग 45 डिग्री कोण पर स्थल मंडल के दुर्बलता मंडल तक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये 45 डिग्री का कोई उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछने जा रहा है, ये दुर्बलता मंडल के बारे में पूछना चाह रहा है। क्या पूछना जा रहा है, दुर्बलता मंडल को, दुर्बलता मंडल को क्या कहते हैं, बेनियोप जोन क्षेत्र कहते हैं। अब इसके नाम क्या है, बहुत सारे हैं, दुर्बलता मंडल, बेनियोप जोन, या फिर क्या बोलते हैं, एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, सबट्रेटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सबट्रेटम कहते हैं, अध स्तर कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है, अध स्तर कहते हैं। तो ऐसे कोण कांड का कोई जानकारी नहीं है, सिंपल सी बात है। सागरीय खाई के आधार से लगभग यानी जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक की विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, नीचे गहराई में कैसी चट्टानें पाई जाती है, तो पिंगली व्यवस्था में पाई जाती है। थोड़ा प्रश्न है वो उल्ट पटांग दे रखा है। आगे 24 नंबर क्या है, तो भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। किसके बारे में पूछा है, तो भूकंप के बारे में पूछा है। और भूकंप विज्ञान के साक्ष्य है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने के क्या है, सबसे प्रमाणित स्रोत है। देखिए आगे क्या लिखा है, एल तरंगे भूपटल के तल के साथ साथ गतिमान होती है। एल तरंगे है वो भूपटल के तल के साथ साथ गतिमान होती है। तो ये बात समझ में आ गई, राइट है, बात समझ में आ गई क्या, राइट है। क्या लिख रखा है, एल तरंगे, भूपटल मतलब धरातल। अब धरातल ये तरंगे नाम ही क्यों पड़ा है, तो धरातल की पूरा एक चक्कर लगाने के बाद प्रकट होती है, ठीक है। तो ये की बात क्या है, राइट है। आगे वाली पी तरंगे, देखो लैंग्वेज है थोड़ी मुश्किल मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है इसमें दे रखी हो आपके बहुत ज्यादा मुश्किल शायद ना आए, क्योंकि इसमें दे रखी है, ठीक है। अब बुक में दे रखी है तो लैंग्वेज का फर्क हो जाता है। लैंग्वेज से आप सोचते हो कि प्रश्न क्या ही पूछ लिया है, तो ऐसी बात नहीं है, जो टॉपिक पढ़ा है उसी से प्रश्न आते हैं। तो एल तरंगे भूपटल के, ये राइट है। पी तरंगे जब प्रसरित होती है तब वे वस्तुओं को अपनी गति की दिशा के समांतर पथ में
गतिमान करती है। अब देखिए पी तरंगे यानी कि प्राथमिक तरंगे के बारे में पूछा है। प्राथमिक तरंगे जब प्रसरित होती हैं तब वे वस्तुओं को अपनी गति की दिशा के समांतर पथ में गतिशील होती है। तो ये समांतर तो नहीं चलती है, वस्तुओं के समांतर सही है, समांतर वाला क्या है, सही है। यानी समकोण का पूछे तो एस तरंगे है, एस तरंगे ये तो क्या चलती है, दिशा के समांतर चलती है। पी तरंगे तो क्या चलती है, दिशा के समांतर चलती है। लेकिन अल तरंगे एस तरंगे है वो क्या है, समकोण पर चलती है। इसके कारण उसका नाम क्या है, अनु अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और इनको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। क्योंकि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो भी ऐसे बनते हैं तो उनको भी क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। आगे देखिए सी नंबर, एस तरंगे पिंडों को अपनी गति की दिशा में समकोण दिशा में गतिमान करती है। बात आ गई किस तरह की, एस तरंग की। तो ये भी क्या है, राइट है। 3 राइट है तो उत्तर क्या आने वाला है, पप्पू वाला उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो ये देखो जी क्या है उत्तर है डी। एस तरंगे तरल पदार्थों से भी परिचारित होती है। ये क्या, एस तरंगे तरल पदार्थों से भी परिचारित होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा मिलना चाहिए था उपयुक्त सभी, सारी बातें क्या आई है, सही आई है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, उपयुक्त सभी होना चाहिए था। इसमें देखिए क्या, ओ हो क्या बात है यार। हाँ ये गड़बड़ आपसे भी होने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं है। अब नहीं है देखना है, यानी कि जो गलत है उसको छांटना है। तो ये सारे तो क्या है, सही है। उल्टा हो गया ना, ये सही है और ये भी सही है और ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, नहीं है। अब ये ध्यान नहीं जाता है जल्दी सी, तो आगे क्या देख, क्या क्या है उत्तर, देखिए नेक्स्ट पेज पे। तभी कह रहा हूं ये कैसे हो गया भाई, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। एस तरंगे हैं वो तरल पदार्थों से भी, देखो सिंपल सी बात है, आप सबको आता है। एस तरंगे हैं वो तरल माध्यम में गति नहीं करती है। तो ये बात क्या है, गलत है। लेकिन आंसर क्या है, राइट है। समझ भाई, नहीं के हिसाब से क्या हो गया, ये राइट हो गया। तो मोरोविकी की असमता अलग करती है। तो मोरोविकी की असमता किसको अलग करती है, तो किसको अलग करती है मोरोविकी की असमता, ये माइंड में रखो, कुमार गुल। कौन सा गुल, कुमार गुल। कुमार गुल कौन सी पूछी है, 2 नंबर पूछी है। और 2 नंबर किसके विद्या है, तो 2 मुख्य वर्तों के बीच में है, यानी सम संख्या वाली पूछी है। ये सम संख्या वाली है और ये सम संख्या वाली है। आपके तो इन दोनों में से ही पूछने वाले हैं, या तो मोरोविकी पूछेगा या गुटेनबर्ग पूछेगा। सिंपल सी बात, ये 2 आने वाली है, ये 2 याद रखो। ये मोरोविकी के किसके मध्य है, तो किसके मध्य है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। कहां पे है देख लो, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल तथा निचली परपटी को, निचली ऊपरी मेंटिल और निचली परपटी को। तो ये बात सही है, यानी कि क्या कहने जा रहा है, यानी कि निचली क्रस्ट। इसका मतलब तो ये हो गया, निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट और किसके मध्य है, ऊपरी मेंटिल। यही तो बात है। अब कई बार क्या देते हैं, ये नीचे वाला पहले दे देते हैं। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, नीचे वाला ऑप्शन है वो पहले मिलेगा। यही तो यहाँ पे हुआ है, क्या लिखा है, ऊपरी मेंटिल। तो कौन सी, ऊपरी मेंटिल। और क्या लिखा है, निचली परपटी। तो ये क्या है, निचली क्रस्ट। क्रस्ट को क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से वाला, अरे क्या है जी, नहीं ये आ गया, आ गया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो ये तो हो गया है मोरोविकी की असमता। ठीक है, तो मोरोविकी की असमता यानी असमता से प्रश्न आना ही आना है भाई। ये कैसे याद रखना चाहते हो आप, याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न आता ही आता है, हर बार आता है, यानी कि हर बार इससे क्वेश्चन आता है।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन नंबर 26। कथन ए, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को भूकंपीय तरंगों की सहायता से मालूम किया जा सकता है, तो बिल्कुल राइट है। आगे वाला आर क्या है, एस तरंगे ठोस, तरल और गैस में चलती है, तो सभी में चलती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए सत्य है, आर सत्य है, आर असत्य है, ए और से नहीं होना चाहिए था। ए और आर दोनों सत्य है, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, सिंपल सी बात है। फिर आगे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर किसके बारे में पूछा है, सबसे ऊपरी यानी कि क्रस्ट के बारे में पूछा है। अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगे 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उस परत में चलती है। अब अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगे मतलब क्या हो गया, अनुप्रस्थ जो समकोण पे चलती है, और समकोण पे कौन सी चलती है, ऐस तरंगे चलती है। अब इसके आगे लिखा है, इसका सापेक्षिक घनत्व 2.7 होता है। तो ऊपरी परत है वो आपको बताया 2.6 से लेके कितनी होती है, 3.0 तक होती है। तो ये भी क्या है, राइट बात है, ये भी राइट है। फिर यह महाद्वीपों के नीचे सर्वाधिक उतली तथा महासागरों के नीचे अधिकतम गहरी होती है। तो बात ये भी राइट है। देखो यह महाद्वीपों के नीचे सर्वाधिक उतली, ये बात सही नहीं है, ये नंबर सही नहीं है। यानी उतली का मतलब है बहुत ऊपर होगी, तो महाद्वीपों के नीचे नहीं होगी, महासागरों के नीचे क्या होगी, उतली होगी, और महाद्वीपों के नीचे क्या होगी, गहरी होगी। अरे क्या पूछना, क्या बताना चाह रहा है, यानी कि जो ऊपरी परत है, ठीक है, उसकी मोटाई है वो महाद्वीपों के नीचे तो महासागरों के नीचे तो कितनी है, 5 किलोमीटर है, कितनी है, 5 किलोमीटर है, और महाद्वीपों के नीचे कितनी है, तो 50 से लेकर 100 तक है। कितनी है, 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी स्थल मंडल है या ऊपरी क्रस्ट है, उसकी मोटाई की बात कर रहे हैं। तो अगर महासागरों के नीचे की बात करें तो कितनी है, 5 किलोमीटर ही है, और महाद्वीपों के नीचे कितनी है, 50 से 100 किलोमीटर या 30 किलोमीटर भी मिल सकता है। अलग अलग विद्वानों ने आपको बताया, अभी अलग अलग विद्वानों ने क्या दिया है, अलग अलग बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन है, वक्तव्य सही है। अब सही कौन सा, 1 और 2 सही है, तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गई बात। 28 नंबर, 28 नंबर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से जो सही सुमेलित नहीं है वह है। अब सही सुमेलित नहीं है उसको क्या है, बताना है। अब सही सम्मिलित नहीं है यानी कि इनको मैच करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। अब सूची प्रथम क्या है, विशेषता बताई है। सूची प्रथम किसी की विशेषता है, और सूची द्वितीय में किसी क्षेत्र, किस क्षेत्र में मिलती है, इसकी विशेषता है वो किस क्षेत्र में मिलती है। अब दुर्बलता मंडल मतलब पिंगली हुई चट्टाने जहां पे है, वो कौन सा मंडल है, दुर्बलता मंडल, जहां पे क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार उद्गम प्रारंभ होता है, दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फीयर जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में, पृथ्वी का प्रागवाक यानी कि ऊपरी भाग, दुर्बलता मंडल पृथ्वी का ऊपरी भाग है क्या, सही सुमेलित बताना है। तो ऊपरी भाग है नहीं है, यानी दुर्बलता मंडल तो स्थल मंडल है, उसकी क्या है, आंतरिक भाग में, कितनी गहराई में है, तो ये 100 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है, तो इसलिए ये ऊपरी भाग में नहीं है। व्युत्क्रमण, अब व्युत्क्रमण 100 मंडल है, अब देखो 100 मंडल के बारे में आ गया है। तो व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा 100 मंडल अधोभाग। अब उल्टा है 100 मंडल अधोभाग, यानी व्युत्क्रमण है वो विपरीत संबंध कहां पे पाया जाता है। जैसे जैसे मतलब बात करें पृथ्वी 100 मंडल के लिए लिखा है, तो पृथ्वी के ऊपर जो पहली वायुमंडल की परत है उसको क्या कहते हैं, 100 मंडल है। अब 100 मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है, तापमान क्या होता है, घटता है, जिसे ताप ह्रास दर कहते हैं। अब कई बार क्या है, तापमान घटने की बजाय बढ़ जाता है, जैसे सर्दियों की ऋतुओं में होता है, तो वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमण कहलाता है। तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, पहली बात तो ये। फिर है स्थल मंडल, अब स्थल मंडल ठोस पृथ्वी, तो स्थल मंडल किसको कहते हैं, ठोस पृथ्वी कहते हैं, ये बात सही है। प्रागवार पृथ्वी का केंद्रीय भाग, अब प्रागवार पृथ्वी का केंद्रीय भाग नहीं है, इसको किसको बोलते हैं, ये प्रागवार, प्रागवार बोलते हैं मेंटिल को, किसको बोलते हैं, अभी बताया था ना, मेंटिल का एक नाम और भी है, ठीक है। तो ये अटपटा प्रश्न है भाई, छोड़ो इसको। क्या दे रखा है,
सुमेलित है। अब सही सुमेलित बताना है तो प्रागवार पृथ्वी का केंद्रीय भाग, ये नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है भाई, ठीक है। स्थल मंडल ठोस पृथ्वी, सी नंबर सही है, यानी क्वेश्चन गलत हो सकता है, सिंपल सी बात ये है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। कहां पे है, हाँ, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। हाँ, तो नहीं है का ध्यान रखना है, नहीं है, ये देखो नहीं है बहुत गड़बड़ करने वाला है, यानी कि अपने वो नहीं है पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो नहीं है मतलब और मैच कर रहे हैं, तो यही तो दुर्बलता मंडल है, वो मैच कर रहा है पृथ्वी का प्रागवाक। अब दुर्बलता मंडल पृथ्वी का प्रागवाक यानी कि ऊपरी भाग, ये तो नहीं है, नहीं है। फिर युद्धक्रम, अब युद्धक्रम 100 मंडल से संबंध है, तो बिल्कुल बात ये सही है, युद्धक्रम का यानी कि उल्टा तापमान पाया जाता है, ये बात सही है। फिर स्थल मंडल, अब स्थल मंडल ठोस पृथ्वी की कोई कहते हैं, तो ये बात है बिल्कुल सही है। फिर प्रागवार, यानी प्रागवार किसको कहते हैं, मेंटल को कहते हैं, पृथ्वी केंद्रीय भाग को नहीं कहते, तो ये बात गलत है। तो क्या करोगे इसमें, सही नहीं है, प्रश्न सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। मोरोविकी के असमता पृथक करती है। अब ये वापिस मोरोविकी का आ गई है, तो 2 नंबर है, तो किसको अलग करेगी, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को। कहां पे है, निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल है कि कहां पे, क्रोड का तो नाम ही नहीं आएगा, आंतरिक क्रोड, ये क्रोड का नाम ही नहीं आएगा, सीमा तथा नीफे को, फिर है पटल यानी परपटी आना चाहिए था, ठीक है, भूपरपटी और मेंटल को। अब ये मुख्य परतों के बीच में दे दिया है, यानी कि मोरोविकी की असमता क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। अगर या तो क्रस्ट और मेंटल मिल जाएगा, ठीक है, अगर मेंटल और क्रस्ट ना मिले तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो ये है जी, मोरोविकी भंग ऐसे समता कहां स्थित है, बहुत बार आ गया जी, मोरोविकी ऐसे समता कहां पे है, तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कहां पे है, ऊपरी प्रागवार और निचली प्रागवार, ये नहीं है, प्रॉपर्टी और प्रागवार के मध्य, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से समझ में आई ये बात, यानी कि कुमार गुल की बात करें, कुमार गुल। अब कुमार गुल में आपको क्या बताया है, यानी कि जो मुख्य है ऐसे समता, 2 नंबर मुख्य परत के बीच में है और 4 नंबर अक्षर है वो भी मुख्य परत के बीच में है। अब ये 2 नंबर सम संख्या में, ये 4 नंबर भी सम संख्या में। अब एक तो परत का नाम क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। अब क्रस्ट के दोनों के बीच में ऊपरी और निचली के मध्य में तो 1 नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी, ठीक है, यानी कि क्रस्ट के कितने भाग है, 2 भाग है, उनके बीच में आएगी। अब दूसरा कौन सा है, मेंटल कह दें या प्रागवार कह दें। अब मेंटल या प्रागवार के बीच में कौन सी आने वाली है, इन दोनों के बीच में, तो ये विषम संख्या, सम संख्या आने वाली है। अब सम संख्या में अक्सर कौन सा है, मोरोविकी। अब इनके बीच में है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो प्रश्न में क्या है, प्रॉपर्टी और प्रागवार, प्रागवार किसको बोलते हैं, तो मेंटल को ही बोलते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है, भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार में भूकंपीय तरंगों की गति अचानक वृद्धि हो जाती है। तो भूपृष्ठ के निचले भाग में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। प्रागवार क्रोड, क्या पूछा है, सत्य है, सत्य पूछा है, ठीक है। प्रागवार क्रोड सीमा का निर्धारण मोह ऐसे समता, क्रोड तक मोह ऐसे समता नहीं जाएगी, मोह ऐसे समता तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, फिर ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे वाला, प्रागवार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग असमता द्वारा होता है। अब गुटेनबर्ग असमता, प्रागवार और भूपृष्ठ, तो ये भी सही नहीं है। प्रागवार और भूपृष्ठ मतलब ऊपरी क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है, ये नहीं है। प्रागवार मुख्यतः लोहे एवं निकल से बना है, तो ये भी सही नहीं है, यानी कि जो प्रागवार है वो बीसली परत है। अब बीसली परत है मेंटल वालों कॉमरेडी, कौन सी बनी है, क्रस्ट है, क्रोड है, वो किससे बनी है, लोहे से बनी है। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 30 नंबर। अब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30 नंबर क्वेश्चन, भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब धरातल से भूगर्भ की ओर ताप औसतन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, यानी जैसे जैसे गहराई में जाएंगे 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बात क्या है,
राइट है। पृथ्वी की बाह्यतम परत में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बहुलता पाई जाती है। बाह्यतम मतलब बारी बारी परत कौन सी? सियाल की बात हो रही है। अब सियाल में क्या पाया जाता है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भूक्रोड़ का घनत्व यानी कि केंद्र का घनत्व 10 से 12 है, तो 11 से 13 बताया है, तो बिल्कुल राइट बात है। तो ये भी क्या है? राइट बात है। भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों का संचार समान गति से होता है, समान गति से नहीं होता। भूगर्भ में समान गति से नहीं होता। 1 2 3 सही है। 1 2 3 कहां पे है? 1 2 3 ये रहे। समझ में आई बात है? क्योंकि भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों का संचार है समान गति से क्यों नहीं होता है? क्योंकि चट्टानों के घनत्व में अंतर पाया जाता है और अधिक घनत्व वाली चट्टानों में भूकंपीय तरंगें तीव्र गति से चलती है, तो ये अंतर पाया जाता है, इसलिए ये समान नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन दे रखा है, भूगर्भ के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का गलत उत्तर, क्या बताना है जी? गलत उत्तर का चयन कीजिए। अब गलत बताना है, तो धरातल से भूगर्भ की ओर तापमान औसतन प्रति 32 मीटर से 2 डिग्री नहीं बढ़ता है, तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। अरे बहुत सारे गलत आने वाले हैं, मैच करने वाले हैं। मैच करने वाला क्वेश्चन है ये, तो लेते हैं इसको। यानी कि गलत बताने कौन कौन से गलत है। अब कौन कौन से गलत है? तो पहला कथन क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, 2 नहीं बढ़ता है, तो पहला क्या है? गलत है। पहला क्या है? गलत है। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक परत में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की कमी है। अब पृथ्वी की आंतरिक परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की कमी है, बात ये राइट हो सकती है। एक बार संशय में रखते हैं इसको, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम कहां पे पाया जाता है? तो क्रस्ट में पाया जाता है। अब ये किसकी बात कर रहा है? तो आंतरिक भाग की बात कर रहा है। फिर है भूकर्ण क्रोड़ का घनत्व 10 से 12, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये क्या है? राइट है। पूछा क्या है? कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का गलत उत्तर बताना है। ठीक है, तो गलत तो एक तो पहले नंबर आपने बता दिया है, भूगर्भ में भूकंपीय तरंगें असमान वेग से चलती है, तो ये भी बिल्कुल क्या है? राइट है। अब गलत कौन कौन से है? तो पहला और दूसरा की है गलत है। पहला और दूसरा सही है। गलत पूछा है ना? गलत पूछा है। पहला दूसरा दूसरा तीसरा सही है। प्रश्न गड़बड़ हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है। धरातल के भूगर्भ में तापमान है वो 32 मीटर पर कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सिलिका और एल्यूमिनियम की कमी होती है, तो ये बात राइट है भाई। ये बात क्या है? राइट है। अरे अपने समझने में थोड़े कंफ्यूज हो गए। ये बात क्या है? राइट है। कैसे राइट है ये? पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और ऊपरी परत में दे रखा है, पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की कमी होती है, तो कमी नहीं होती है, क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है, क्या होती है? अधिकता होती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये बात कर रहे थे, प्रश्न में गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस लहरों द्वारा भूकंप में जान माल की सर्वाधिक क्षति होती है? अब कौन सी लहरों से होती है? तो भाई पता ही है आपको, कौन सा? एल तरंगे। एल तरंगे, धरातलीय तरंगे, लव तरंगे, तो इनसे क्या होता है? सर्वाधिक जान माल की हानि होती है। तो कौन सी? एस तरंगे, पी तरंगे, एस लहरें, पी जी लहरें, प्रयास नहीं किया गया। अब देखिए एल एल लहरें, पहला ही है ना, पहले क्या हो जाएगा? एल लहरें। सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी होती है? एल लहरें होती है। और एल लहरों के अंदर पी जी और एस स्टार वाली कोई सिस्टम होता ही नहीं। आगे क्या है? भूकंपीय अवयवों के ऊपर से केंद्र की ओर सही अनुक्रम को चुनिए। यानी भूकंपीय अवयवों के ऊपर से केंद्र की ओर सही अनुक्रम को चुनिए। उद्गम केंद्र, यानी भूकंप जो आता है ऊपर से लग के जाना है, कहां तक जाना है? अंदर तक जाना है। यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ पे कौन सा होता है? अधिक केंद्र होता है। तो भूकंपीय अवयवों के ऊपर से केंद्र की ओर सही अनुक्रम को चुनिए। तो उद्गम केंद्र कहां पे होता है? जहां उद्गम होता है तो वही होता है। फिर भूकंप केंद्र कौन सा होता है? तो जहां पे भूकंप है सबसे पहले आता है, ये ठीक है। फिर तरंग है, रिकॉर्डिंग स्थान है, अंकन है, ऐसे छोड़ो, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है,
इसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। ऐसे डाउट वाला, इतने डाउट वाला प्रश्न नहीं आने वाला। आगे देखिए, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह है, तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप उत्पत्ति। रिकॉर्डिंग स्थान, भूकंपीय तरंगे, भूकंप, ये अधिकेंद्र तो धरातल पे होता है। अधिकेंद्र कहां पे होता है? धरातल पे होता है, जहां पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है, ये तो होता है धरातल पर। और ये याद रखना है, धरातल पर। कहां पे? धरातल पर। अब इसको दै से धरातल, ये याद रख लेना है, ठीक है। भूकंप उत्पत्ति केंद्र, अब भूकंप जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होता है वो क्या कहलाता है? भूकंप उत्पत्ति केंद्र, यानी कि जहां से क्या हो रहा है? उद्गम। और इसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहा जाता है, भूकंप मूल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है असत्य है? क्या पूछा है जी? गलत पूछा है। अब ए नंबर है, भूपृष्ठ न्यूनतम घनत्व का क्षेत्र है। भूपृष्ठ है वो कैसा घनत्व का है? न्यूनतम घनत्व। तो गलत नहीं है, सही बात है। आगे, भूपृष्ठ के तल में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। भूपृष्ठ के तल में यानी कि तल्ली में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों का दबाव बढ़ता जाएगा ऊपरी परतों का, और दबाव के कारण घनत्व बढ़ता जाता है। और जहां पे घनत्व ज्यादा है वहां पे भूकंपीय तरंगों की गति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये भी क्या है? राइट है। फिर है मोह विषय विन्यास, यानी मोह असमता ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। तो बिल्कुल ही नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती है? मोह असमता किसके बीच में पाई जाती है? तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। फिर पृथ्वी का बाह्य क्रोड ये दूषित नहीं, मतलब द्रवित अवस्था में, यानी पृथ्वी का बाह्य कोड मतलब 5150 किलोमीटर वाली गहराई की बात कही है, तो वहां पे क्या है? द्रवित अवस्था में है। तो ये भी बात क्या है? राइट है। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर क्या है? असत्य है। क्या पूछा है? असत्य कथन है पूछा है। आगे दे रखा है, वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वाधिक आघात करती है, यानी कि आघात का मतलब है नुकसान पहुंचाती है। तो अधिकेंद्र पे पहुंचाएगी, यानी जहां पे ये भूकंपीय तरंगे सबसे पहले भूकंप केंद्र जहां पे ये प्रकट होती है तो वहीं पे नुकसान पहुंचाएगी। आघात का मतलब क्या है? नुकसान पहुंचाती है। तो कहां पे? अधिकेंद्र पर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? तो कौन सी गुजरेगी जी? पी गुजरेगी। आपको बता दिया, धरातलीय तरंग तो पूरा धरातल का एक भाग एक चक्कर लगाकर प्रकट होती है, एल तरंगे तो, और जो पी एस तरंगे हैं वो तरल भाग में जाते ही लुप्त हो जाती है। तो कौन सी है? केंद्र में कौन सी जा सकती है? तो पी तरंगे जा सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? ये बहुत बार आ गया अभी, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो कितना औसत घनत्व है? ये देखो कितना है जी, ये मैंने बताया था, वो वाला उत्तर आ गया। यानी कि सुविंदर सिंह की बुक में कितना दे रखा है? तो 5.517। अब रियल डाटा ये है, ठीक है। तो 5.517। अब यहाँ पे 2 क्यों आ गया? क्योंकि आगे वाला है वो अक्सर 5 से ज्यादा है, 5 से क्या है? अधिक है। तो इधर वाला एक क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इसलिए कितने मान लेते हैं? उस तरह 5.5 मान लेते हैं, आगे याद नहीं करते हैं, तो इसलिए आया है। फिर है भूप्रपट्टी में निम्न में से कौन सी भूकंपीय लहरें चलती हैं? अब भूप्रपट्टी की बात करिए, ऊपर वाली परत की, तो एल तरंगे चलेगी, धरातलीय तरंगे पूरी धरातल में चलती है, तो क्या हो जाएगी? एल तरंगे। फिर है पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है? किसमें पूछा है जी? सीमा। तो सीमा में सह से क्या हो गया जी? सियाल हो गया, और मैं से मैग्नीशियम। क्या हो गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहां पे है? सिलिका और एल्यूमिनियम ये नहीं हो सकता, सिलिका और मैग्नीशियम। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निकल और लोहा दे रखा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि निकल और लोहा कहां पे पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है, क्रूड में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? निफे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? निफे में पाया जाता है। पूछा क्या है? सीमा में पूछा है, तो उत्तर क्या है इसका? गलत दे रखा है। समझ में आई ये बात क्या? यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की दिखता है? तो सिलिका और क्या है? मैग्नीशियम है। ये दे रखा है उत्तर बी, तो बी नहीं हो सकता, क्योंकि निकल और लोहा किस में पाया जाता है? निफे में। और नी का मतलब क्या हो गया? निकल
और फे का मतलब क्या हो गया, फेरियम। तो दोनों ही लोहे के क्या है, भाग है, लोहा पाया जाता है उनमें। आगे 43 नंबर क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है भाई, 5.5, वो वाला 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। 3 नंबर हो जाएगा। भूकंप विज्ञान है ज्वालामुखी का अध्ययन करने वाला, भूस्खलन का, भूकंप विज्ञान भूकंप का अध्ययन करने वाला, सिंपल सी बात है, किसका अध्ययन करता है, भूकंप का अध्ययन करता है। ये देखिए भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, भूकंप विज्ञान है कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है, तो एल तरंगे होती है। कौन सी होती है, एल तरंगे होती है। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। अब यानी कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। यानी कि पी तरंगे हैं, उनकी क्या खास बात है, ये बहुत ही गहराई की बात है। पी तरंगे कैसे चलती है, समांतर तो चलती है, लेकिन कैसे चलती है, थोड़ा जिक जैक चलती है, जिक जैक यानी कि ऐसे करते हुए चलती है। पी तरंगे कैसे आगे पीछे होते ऐसे चलती है, जिसे बोलते हैं जिग जैक। क्या बोलते हैं, जिग जैक। ठीक है, तो इसके कारण लचीलापन यानी कि संकुचन और फैलाव का काम कौन सी करती है, तो पी तरंगे करती है। ठीक है, इतनी गहराई का क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, स्थल मंडल को कौन वर्णित करेगा, तो ऊपरी कौन सी आ जाएगी, सारी की सारी तो क्या आने वाली है, क्रस्ट आने वाली है, या फिर सारी की सारी सियार आने वाली है, और कुछ भाग ऊपरी सीमा का आने वाला है। तो इसमें यही करना है, यानी कि क्या आने वाला है, भूपटल व ऊपरी मेंटल, आधी मेंटल आ जाएगी। यानी कि 3 परतें हैं, जैसे सियाल है और सीमा है, और कौन सी है जी, नीफी है। अगर स्थल मंडल की बात करें तो ऊपरी सियाल सारी, ऊपरी सियाल तो क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी आ जाएगी, और सीमा क्या आएगी, आधी आएगी, यानी कि ऊपरी सीमा। ठीक है, अगर उसमें से पूछ ले तो क्रस्ट क्या आ जाएगी, पूरी आ जाएगी क्रस्ट, और क्या आ जाएगी, ऊपरी मेंटिल, क्या आ जाएगी, ऊपरी मेंटिल। और इससे बनकर क्या बना है जी, स्थल मंडल बना है, धरातल की ऊपरी परत बनी है, जो कितनी मोटी है, तो 100 किलोमीटर तक मोटी है। औसत मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। दुर्बलता मंडल किस परत के में मिलता है, अब दुर्बलता मंडल कहां पे मिलेगा, भूपरपटी में, यानी कि क्रस्ट में तो नहीं है जी, अनुपटल में, अब भूक्रिड में। अब भूक्रिड मतलब भूक्रोड की बात करें तो इसमें भी नहीं, इन दोनों में नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया, अनुपटल। अनुपटल किसको बोलते हैं, तो मेंटल के नाम और है, मेंटल का एक नाम अनुपटल भी है, एक नाम प्रागवार भी है, और एक नाम इसे मेंटल के नाम से भी जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन है, सीमा परत के संगठक तत्व है। अब सीमा परत के संगठक तत्व कौन कौन से हैं, तो सीमा में क्या पाया जाता है भाई, सीमा में सिंपल सी बात है, सिलिका और क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। कहां पे है, उत्तर है क्या, तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, आगे नीफे परत के संगठक तो क्या हो जाएगा, निकल और फेरियम हो जाएगा। फिर है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर। अब देखो जी, ये पृथ्वी है, ठीक है, अब ये पृथ्वी है पूरी मान लो, अब ये भूमध्य रेखा, ठीक है। अब मैं यहां से कोई छेद करूं और कहां पे पहुंच जाऊं जी, पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाऊं, ठीक है। अब केंद्र में पहुंच जाऊं तो ये पृथ्वी की क्या कहलाती है जी, त्रिज्या कहलाती है। अब ये त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है, एकदम राइट आंकड़ा है ये, ठीक है। फिर है पृथ्वी के करोड़ की औसत, पृथ्वी के करोड़ की भौतिक अवस्था है, तो भौतिक अवस्था क्या बहुत ज्यादा कठोर है, कैसी है, बहुत ज्यादा कठोर है, तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का ये जो केंद्र है, वो केंद्र कैसा है, बहुत ज्यादा कठोर है, और कठोर कितना है, तो लोहा जैसा कठोर है, और यही क्या करता है, पृथ्वी में चुंबकत्व का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कौन सा है, तो 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक तरंग सही विशेषताएं हैं। अब प्राथमिक तरंग यानी कि कौन सी तरंग के बारे में पूछा है जी, पी तरंग के बारे में पूछा है। अब पी तरंग की यानी प्राथमिक तरंग या अनुदेद्रीय तरंग या ध्वनि तरंगों के समान चलने वाली तरंग, इसकी कौन सी विशेषता है, ये अनुदेद्रीय एवं संपीड़ित होती है, बिल्कुल राइट है। भूकंपीय तरंगों की विशेषताएं है, ये विशेषता है, ये ध्वनि तरंगों की तुल्य होती है, तो बिल्कुल राइट है। फिर है ये ठोस में तीव्र गति से चलती है, परंतु द्रव में, बिल्कुल बता दिया, जितनी वस्तु ठोस होगी उतनी तेज गति से चलेगी, तो ये भी राइट है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला उत्तर हो जाएगा। और जहां पे भी उपयुक्त सभी आ जाए, प्रश्न समझ में नहीं आए, तो ये करना है।
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कौन सा है? पी तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे होती है। तो पी तरंगे क्या करती है जी? सबसे पहले पहुंचती है, बिल्कुल राइट है। यानी पी पहला पहुंचने वाली प्राथमिक तरंग, और ऐसे सेकेंडरी वेव से यानी कि बाद में पहुंचने वाली, और अल वेव से पूरा धरातल को एक चक्कर लगा के, यानी कि ओ मान लो पृथ्वी है, इनको पूरा एक चक्कर लगाने के बाद में प्रकट होगी, और अंदर तो जाओगी को नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ऐसी तरंगे केवल द्रव में चलती है, तो ये सही है क्या? नहीं है, सही नहीं है। ऐसी तरंगे हैं वो द्रव भाग में लुप्त हो जाती है, यही तो खास बात है। ऐसी तरंगे हैं केवल द्रव में चलती है, तो ये बात क्या है? गलत है। ऐसी तरंगे द्रव भाग, ऐसी तरंगे केवल द्रव में चलती है, तो कथन तो गलत है, ये द्रव में थोड़ी चलती है। ऐसी तरंगे द्रव भाग में लुप्त हो जाती है, ये गायब हो जाती है। ठीक है, क्या बताना है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है, बी नंबर तो बिल्कुल गलत है। यानी 2 नंबर क्या है? इसमें गलत है। तो 2 नंबर इसमें आ रहा है तो ये गलत है बिल्कुल भी। फिर इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। पी तथा एस तरंगों के पहुंचने के समय को अधिकेंद्र की, ये बिल्कुल राइट है। पी तथा एस तरंग यानी कि इन दो तरंगों की बात चल रही है, इनके पहुंचने के समय के अंतर के आधार पर ही क्या किया जाता है? अधिकेंद्र की स्थिति पता की जाती है, जानने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल राइट बात है, पहले भी ये आई थी। अब ये तरंगे पहले आती है, ये आती है, उसके थोड़े बाद ये आ जाती है। ये थोड़ा वक्त और लेती है, क्योंकि ये पूरा धरातल का एक चक्कर लगाने के बाद प्रकट होती है। तो इसके द्वारा, इससे पहले पता चल जाता है कि भूकंप आ गया है। पी और एस के बाद में पता चल जाता है भूकंप आ गया है, और लोग है वो घरों से बाहर निकल आते हैं। तो ये बात क्या है इसमें जी? राइट है। ठीक है, आगे वाली क्या बात है? यानी कि ये राइट हो गई है। फिर रिएक्टर मापक पर लघुगणकीय मापक है। रिएक्टर मापक लघुगणकीय मापक है, बिल्कुल राइट है। और कितने से कितने के मध्य होता है? तो 0 से 9 के मध्य। ये ध्यान रखनी है, ये भी प्रश्न आ सकता है। यानी कि रिएक्टर जो मापक होता है उसमें मापन कैसे किया जाता है? तो 0 से 9 से अधिक तीव्रता का कभी भूकंप आपने सुना है क्या? नहीं सुना है, नहीं आने वाला है। ठीक है, यानी कि 90 से अधिक तीव्रता का भूकंप कहीं पे नहीं मिलेगा। अब प्रश्न पूछ ले, यानी कि एक पॉइंट से, यानी कि भूकंप रिएक्टर स्केल पर प्रश्न आ सकता है। रिएक्टर स्केल पर 0.1 तीव्रता अधिक होने से कितना गुना विनाश होगा? तो जो जितना विनाश पहले हो रहा है उसका कितना हो जाएगा जी? 10 गुना हो जाएगा। यानी अगर मान लो मैं बात करूं, कहीं पे 5 की तीव्रता का भूकंप आया है, ठीक है, और 5 से कितना विनाश हुआ है? सोच लो, मान लो कितना भी हुआ है। ठीक है, मान लो 100 घर है वो खत्म हो गए। अगर 5.1 तीव्रता का भूकंप आ गया है तो कितना विनाश होने वाला है? तो 100 को क्या कर दो? 10 से गुणा कर दो, यानी कितने घर खत्म होने वाले हैं? तो 1000 घर खत्म होने वाले हैं। समझ में आई ये बात? यानी 10 गुना क्या होती है इसमें? वृद्धि होती है। अगर पूछ ले पूरा 1 पॉइंट बढ़ जाए, यानी कि 50 से 60 हो जाए सीधा ही डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा जी? 100 गुना हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये थोड़ी अंदर की बातें हैं, ऐसे शायद ही आए आपके। अब इसमें क्या हो जाएगा? तो ये भी राइट है। तो ABACD, अब ACD यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर राइट है। अब ये 1 नंबर ये तो बिल्कुल गलत हो गया, 2 नंबर है तो गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। तो ऐसे इन प्रश्नों को करना है। आगे आ जाए, स्तंभ ए व स्तंभ ब का मिलान नीचे दिए गए सही कूट से कीजिए। अब स्तंभ मतलब है ओ खंभो, खंभो ए और खंभो बी, यानी दूसरो खंभो। अब है ना क्या करना है? मैच करना है। अरे क्या पूछा है जी? अब इसमें देखिए क्या पूछा है, यानी कि स्तंभ ए और स्तंभ ब में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही कुटों से कीजिए। अब सही बताना है। भू प्रॉपर्टी यानी मैच करना है। अब भू प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? कहीं पे भी जा लगो, यानी स्वेस के अनुसार पृथ्वी का सबसे अंतरतम सीमा। अब स्वेस के अनुसार पृथ्वी की अंतरतम सीमा किसको कहते हैं? नीपो को कहते हैं। तो इसका उत्तर तो क्या होने वाला है? ये होने वाला है। ऐसे मैच करना है। फिर भू प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो ये पहला ही मान लो आपको करना है, पहला ही करना है, तो सारे पढ़ो, इधर वाले
सारी पढ़ो, या फिर पहले वाला इधर पढ़ लिया तो इधर उत्तर देख लो, जो मर्जी है वो देख लो। अब देखिए ज्यादा टाइम ना लगे इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यानी डी में क्या आना चाहिए भैया? एक आना चाहिए। अब डी में एक क्या मान लग रही है भैया? एक में ही आने लग रही है, तो उत्तर क्या हो गया जी? एक नंबर ही हो गया। उत्तर क्या हो गया? ए नंबर ही हो गया। ये लो जी, हो गया नहीं हो गया? समझ में आई? क्या हो गया? यानी कि एक मैच हो गया। देखिए डी में 1, अब डी में 1 इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सारे नहीं हो सकते, पहले वाला उत्तर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, यानी कि बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत है नहीं है, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। समझ में आई बात? आगे और मैच कर लेते हैं। देखो विश्वास नहीं हुआ है तो मैच कर लेते हैं। देखिए कैसे कैसे किया है हमने। अब आगे वाला देखिए, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत के मेंटल है। अब मेंटल कौन सी है, कहां पे है मेंटल? अनुपटल को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? अनुपटल को कहते हैं। तो अनुपटल को कहां पे ले जाओ? ये 2 नंबर, यानी कि बी में क्या होने वाला है? 2 नंबर होने वाला है। अब बी में 2 नंबर इसमें है, बी में 2 नंबर इसमें है, लेकिन लास्ट से किया तो जल्दी हो गया था। ठीक है, अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि इन दोनों में से होने वाला है। अब एक से ही पता चल गया ना अपने को। ठीक है, आगे वाला देखिए, भूक्रोड। अब भूक्रोड किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे आंतरिक सीमा। तो ये भूक्रोड बिल्कुल राइट है, यानी कि सी में क्या होने वाला? तीसरो। अब सी में तीसरो देख लो, सी में तीसरो इसमें है, अब इसमें नहीं है, तो उत्तर आ गया। ठीक है, तो ऐसे उत्तर पहले ही निकल जाता है, यानी एक मैच करने से या 2 मैच करने से क्या हो जाता है? अब क्या हो गया लास्ट का जी? यानी पहले में कितना है? चौथो है। अब पहले में चौथो है कोई नहीं। समझ में आई बात? तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, यानी कि अपना अध्याय 4 नंबर समाप्त होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्तंभ ए और स्तंभ बे का मिलान कीजिए। और क्या दे रखा है? ये स्तंभ के बारे में पूछा है। सीधी सी बात है, वो सवाल आगे रहेगो, वो सवाल पेंडो कौन छोड़े आवगो पक्को है, और सूत्र थाने बता दियो है। अब वो पेंडो में कह दियो तो छोड़े ही को नहीं। कौन छोड़े तो कौन छोड़े भैया? एन याद ही कर लियो। ठीक है, अब सूत्र क्या है जी? कुमार गुल है। कौन सा गुल है? कुमार गुल। बहुत अच्छी ट्रिक है, कुमार गुल। अब गुल में भी के मांगूड़े ने बाहर निकाल दियो। अब मांगूड़े ने क्या कर दियो? भी बाहर है निकाल लियो, वो मांगू है। ठीक है, वो मुख्य है बीच में, मांगू मतलब मुख्यांग है बीच में, मुख्यांग बीच में। अब देता लोट है स्तंभ ए, स्तंभ ए और स्तंभ में बी, इनको मैच करना है। अब स्तंभ ए में देखिए पहला वाला क्या है? गुटेनबर्ग ऐसे समझता। कितना नंबर है? चौथा नंबर है। गुटेनबर्ग को कितना नंबर है? चौथा नंबर। और ठीक है, तो किसके बीच में है गुटेनबर्ग ऐसे समझता? तो देखिए क्रस्ट, दूसरी मेंटिल, और तीसरी कोर। तीसरी क्या होगी जी? कोर। अब देखिए ये मांगू है, ये मां तो इसके बीच में है। कहां पे है? मां तो यहां पे, यानी मोरो विकिक तो यहां पे है, इन दोनों के बीच में है। और ये गुटेनबर्ग कहां पे है? तो इन दोनों के बीच में है। तो क्या बोल देंगे? यानी निचली मेंटल और बाह्य कोर। ठीक है, इनके बीच में है। मैच कीजिए, गुटेनबर्ग ऐसे समझता, निचली मेंटल और बाह्य कोर, क्या हो जाएगा जी? 2 नंबर हो जाएगा। पहले में 2 नंबर देख लियो। अब पहले में 2 नंबर क्या में है? एम ए भी है, और एम ए भी है, और एम ए भी है। अतः तो अपन पतो चलियो को नहीं। अगर देखो मोरो विकी कैसे समझता, यानी मांगूड़े में पहलो, और पहलो के बीच में है क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। तो क्या करेंगे? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल कहां पे है? निचली परपटी और ऊपरी मेंटल, यानी कि 2 नंबर में क्या होने वाला है? 3 नंबर होने वाला है। अब 2 नंबर में 3 नंबर किस में है? तो बी में 3, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें है, इन दोनों में है। तो अब उत्तर इन दोनों में से होने वाला है। आगे चलते हैं। लेह मन असमता लास्ट हरी। लेह मन मतलब है लास्ट हरी। अब लास्ट हरी के बीच में है, तो दोनों कोर कोर के बीच में है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में है। तो देखो भी आंतरिक बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, और सी को उत्तर क्या हो जाएगा जी? 1 नंबर हो जाएगा। अब सी को 1 नंबर किससे में है? सी को 1 नंबर, और सी को 1 नंबर, यानी कि और क्षमी को नहीं, तो उत्तर निकल गया। आगे ना देखो सही, उत्तरे आ गया है। तो इस प्रकार से इन सवालों को क्या करते हैं? हल करते हैं। कुनाड है समझता, तो कुनाड पहली है, पहली किसकी है?
ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में है। तो प्रॉपर्टी के अंदर सियाल व सीमा का विभाजन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।